कक्षा 9 के प्यारे छात्रों, आपके विज्ञान का पहला पाठ है हमारे परिवेश में द्रव्य। जैसा कि आपको पता ही है, विज्ञान के 3 भाग हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ये पाठ संबंधित है रसायन विज्ञान से। पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, और इस पाठ में आप पढ़ेंगे पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, पदार्थों के कणों के क्या अभिलक्षण हैं, पदार्थ की क्या अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस उसकी अवस्थाएं हैं, अवस्था का परिवर्तन, गलन, क्वथन, संघनन और हिमीकरण, ऊर्ध्वपातन, गैसों का द्रावण, वाष्पन, वाष्पन के कारण शीतलन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि पदार्थ है क्या। पदार्थ को ही द्रव्य भी कहते हैं और मैटर भी कहते हैं। वायु, जल, चीनी, रेत, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, चांदी, स्टील, तांबा, कोयला, मिट्टी का तेल, दूध, कुकिंग ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, भाप, गंधक, लोहा, चट्टानें, खनिज, ये सब विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं या द्रव्य हैं, क्योंकि ये सब स्थान घेरते हैं। स्थान घेरने का मतलब है इनमें आयतन होता है और इनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि इन पदार्थों की कुछ न कुछ मात्रा है। हम अपने चारों तरफ निगाह डालें तो हम विभिन्न आकारों में, मापों में और बनावटों में बड़ी संख्या में वस्तुओं को देख सकते हैं। इनमें से अनेक वस्तुओं का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग भी करते हैं। उदाहरण के लिए हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, हवा में सांस लेते हैं, कपड़े पहनते हैं, पढ़ने के लिए मेज़ और कुर्सी का प्रयोग करते हैं, सोने के लिए पलंग का प्रयोग करते हैं। हम अपने चारों तरफ अन्य मानव, प्राणियों, अनेक प्रकार के जंतुओं, पेड़ पौधों, पेड़ों, इन सबको देखते हैं। भोजन, जल, वायु, कपड़े, मेज, कुर्सी, मानव, प्राणी, जंतु, पौधे, पेड़, ये सभी द्रव्य के उदाहरण हैं। किसी वस्तु को द्रव्य होने के लिए एकमात्र गुण होते हैं कि उसे स्थान घेरना चाहिए, यानी उसमें द्रव्यमान होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जैसे मैत्री या दोस्ती, प्रेम, स्नेह, घृणा, अच्छी आदतें, सोचना, विचार करना, चिंतन करना, स्वाद, गंध, ये सब क्या है? ये भी तो कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें न तो स्थान घेरती हैं और न इनमें द्रव्यमान होता है, यानी इनकी कोई मात्रा नहीं होती। इसलिए रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण से ये सब चीज़ें, यानी दोस्ती, प्यार, स्नेह, प्रेम, घृणा, अच्छी आदतें, चिंतन, विचार, स्वाद, गंध, ये सब वस्तुएं द्रव्य नहीं मानी जाती हैं। जबकि हमारे जीवन में इन सब चीज़ों का महत्व तो है, काफ़ी महत्व है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें पदार्थ नहीं हैं। द्रव्य को यानी पदार्थ को अनेक तरीक़ों से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राचीन भारतीय दार्शनिक जो थे, तो उन्होंने बताया कि सभी द्रव्य पदार्थ, सजीव या निर्जीव, सभी चीज़ें 5 आधारभूत तत्वों यानी पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश और जल, इन चीज़ों से बने हैं। वर्तमान के वैज्ञानिक जो हैं, उन्होंने पदार्थों को 2 तरह से वर्गीकृत किया है: उनके भौतिक गुणधर्मों के आधार पर और उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। भौतिक गुणधर्मों के आधार पर हम पदार्थों को ठोस, द्रव और गैस में बांट सकते हैं, और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर हम उनको तत्व यानी एलिमेंट्स, यौगिक यानी कंपाउंड और मिश्रण यानी मिक्सचर के रूप में हम उन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। इस पाठ में हम द्रव्य के वर्गीकरण का उसके भौतिक गुणधर्मों के आधार पर अध्ययन करेंगे। द्रव्य के वर्गीकरण का उसके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्णन, वो फिर हम दूसरे पाठ में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि द्रव्य जो है वो कणों से मिलकर के बना है।
यानी पदार्थ बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। ये बात हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत पहले बता दी थी और सभी जानते हैं कि जैसे हम माना बात कि क्लास में आपके चौक है, आप चौक को तोड़ें तो उसके टुकड़े हो जाएंगे, और तोड़ें तो उसके महीन कण हो जाएंगे, और तोड़ें और तोड़ें और तोड़ें तो उसका चूरा यानी पाउडर बन जाएगा, और वो इसके इतनी बारीक टुकड़े और इतने बारीक कण हो जाएंगे कि वह हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखाई देंगे। तो हमारी चारों तरफ की सभी चीज़ें, जैसे हमारे पास लोहा है तो लोहे के बारीक टुकड़े आपने देखे हैं। जब कोई आरी से सरिया काटता है या खराद की मशीन में लोहे का काम होता है तो वहाँ हम देखते हैं कि लोहे का बारीक चूर्ण होता है, यानी कि उसके बहुत बारीक कण हो सकते हैं। हमारा शरीर भी बहुत छोटे कणों से मिलकर बना है। हमारी कुर्सी, हमारी मेज़, ये सब कणों से मिलकर बनी है। ये किताब, इसमें भी बहुत सारे कण होंगे। प्रत्येक वस्तु में कणों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि एक पानी की एक छोटी सी बूंद आपने एक पत्ते के ऊपर देखी होगी। पत्तों के ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं, या बारिश की बूंद भी हम ले सकते हैं। तो उसका जो आकार है वो लगभग, उसमें कितने कण होंगे, उसमें होते हैं 10 की घात 21 कण। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना अधिक है। यानी उसमें 10 की घात 21 पानी के कण हैं। कण जो कि द्रव्य बनाते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें उच्च शक्ति वाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। उन्हें बिना देखे भी हमारे पास कुछ प्रमाण हैं जो हमें बताते हैं कि सभी वस्तुएं यानी सभी पदार्थ नन्हे नन्हे कणों से मिलकर के बने हैं। और ये हमें किसी न किसी प्रमाण से हमें पता चल ही जाता है। कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ प्रयोग हैं जिनके द्वारा हम पता लगाते हैं कि द्रव्य में कण पाए जाते हैं। तो कैसे हम पता लगा सकते हैं? इनका प्रमाण ज़्यादातर विसरण यानी डिफ्यूजन, यानी बहुत सारे पदार्थों का आपस में मिल जाना और अपने आप ही मिलना, इसके द्वारा, या ब्राउनियन गति के द्वारा, और कई तरह के प्रयोगों के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। जैसे द्रव को ठोस में घोलना, द्रव में ठोस को घोलना, दो द्रवों का या दो गैसों का मिलना, या पानी में जो पराग कण हैं उनकी गति को देखना। ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रयोग हैं। या वायु में, स्थिर वायु में, किसी बंद कमरे में हम देख सकते हैं कि धूल के कण जो होते हैं वो गति करते हैं। इन बहुत सारे प्रमाणों से, तो पहला प्रमाण हम देखते हैं एक प्रयोग के द्वारा कि द्रव में ठोस पदार्थ को घोलते हैं। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट आपने देखा होगा प्रयोगशाला में, एक बैंगनी रंग का ठोस पदार्थ है, और पानी जो कि जल एक द्रव है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले जल में पोटेशियम परमैंगनेट के घुलने का अध्ययन करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को हम एक कांच का बीकर लेते हैं, और उस बीकर में हम कुछ क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डालते हैं, और हम पानी को हिलाएंगे नहीं, बिल्कुल स्थिर रहने देंगे। तो हम देखेंगे कि कुछ देर बाद वो पोटेशियम परमैंगनेट के जो बैंगनी रंग के कण हैं वो पानी में धीरे धीरे अपने आप ही फैलने लगेंगे। यानी हम उसका बैंगनी रंग देख सकते हैं कि वो पानी में धीरे धीरे फैलेगा, और कुछ देर बाद वो पूरे पानी में फैल जाएगा, और पूरा पोटेशियम परमैंगनेट अपने आप ही घुल जाएगा, और पूरे पानी का रंग बैंगनी अपने आप ही हो जाएगा, बिना हमारे कुछ करे हुए। तो इस प्रयोग में हमने देखा कि बिना हिलाए हुए, बिना मिलाए हुए जल के कण अपने आप मिश्रित होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के कणों के साथ। इससे क्या पता लगता है फिर? इससे ये पता लगता है कि इसमें जो कण हैं वे कुछ ना कुछ गति कर रहे होंगे, तभी तो वो इधर उधर गए होंगे। यानी वो चल रहे हैं, यानी कोई ना कुछ उनमें गति हो रही होगी। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कण गतिमान होते हैं, और यदि वो गति नहीं कर रहे होते तो वो बिना हमारे हिलाए हुए अपने आप इधर से उधर नहीं जा सकते थे। उन्होंने एक ही जगह पर रहना था। एक से दूसरे के मध्य भिन्न भिन्न कणों की यह गति अपने आप से
जिससे वे एक समान रूप से मिश्रित हो जाते हैं, इसी घटना को विशरण कहते हैं, इंग्लिश में से डिफ्यूजन कहते हैं। दूसरा, आप देख सकते हैं कि चीनी को पानी के साथ जब घोला जाता है तो शीघ्रता से घुल जाती है। इससे भी हम समझ सकते हैं कि चीनी जल में कहाँ गई, अदृश्य हो गई। और अदृश्य क्यों हुई? क्योंकि चीनी और जल दोनों ही अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं। ये कण सूक्ष्मदर्शी से भी देखने से भी नहीं दिखते हैं, और जब चीनी प्रत्येक ठोस कणिका नन्हे नन्हे छोटे छोटे कणों में टूट जाती है तो ये कण जल के कणों के बीच जो रिक्त स्थान है वहाँ पर चले जाते हैं और उसके साथ ही मिल जाते हैं। ये हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उस पानी का हम कहीं से भी एक कतरा पानी का, एक टुकड़ा, एक बूंद पानी की हम उस बर्तन के किसी भी कोने से उठाएंगे तो समान रूप से मीठी होगी। तो इससे हमें पता चल जाता है कि चीनी उस पानी के कणों के साथ सभी जगह चीनी के कण मिल गए हैं। इसको हम एक दूसरे प्रयोग से भी समझ सकते हैं। वायु में ब्रोमीन वाष्प का मिश्रण, दो गैसों को मिश्रित करना इसे कह सकते हैं, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। वायु एक रंगहीन गैस है या फिर गैसों का मिश्रण है। बहुत तरह की गैसें हैं। हम इसमें क्या करते हैं कि दो जार लेते हैं, एक जार खाली है, वास्तव में वह जार खाली नहीं है, जो भी खाली जार होगा उसमें क्या होगा, वायु भरी हुई होगी। क्योंकि वायु एक रंगहीन पदार्थ है इसलिए हम उसे देख नहीं पाते, लेकिन उस जार में वो वायु होती है। और ब्रोमीन जो गैस है वो एक लाल भूरा द्रव है जो कि सरलता से भाप में बदल जाती है और वो वायु से भारी होती है। तो हम इस प्रयोग में क्या करते हैं कि वायु से भरे हुए जार को एक ब्रोमीन से भरे हुए जार के ऊपर उल्टा रख देते हैं और उनके बीच में कोई पतला सा कांच का टुकड़ा या कागज़ रख देंगे और फिर धीरे से हम उस टुकड़े को हटा देंगे। अब तो हम देखेंगे कि नीचे वाला जो गैस है उसमें से ब्रोमीन की लाल भूरी वाष्प धीरे धीरे गैस वाले जार में फैल जाती है और कुछ मिनट के बाद दोनों में, जो दोनों जार है हमारे, उनमें समान एक जैसा रंग हो जाएगा। पहले हम देखेंगे कि नीचे वाले जार में लाल भूरी गैस है, लाल भूरी वाष्प है, और फिर हम देखेंगे कि ये ऊपर वाले जार में गई और फिर दोनों में एक जैसा रंग आ गया, यानी कि दोनों के कण एक दूसरे में मिल गए। वायु के कण नीचे वाले जार में चले गए और नीचे ब्रोमीन गैस के कण जो है वो ऊपर वाले जार में आ गए। ब्रोमीन वाष्प और वायु के गतिमान कण एक दूसरे से टकराते हैं और फिर सभी दिशाओं में उछलते हैं, जिसके कारण वे एक समान रूप से सब दिशाओं में मिश्रित हो जाते हैं। यह एक विसरण का एक और उदाहरण है। इसमें क्या है कि ब्रोमीन वाष्प जो है यद्यपि वायु से भारी है फिर भी वे ऊपर की ओर गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में जाते हैं और ऊपरी जार में वायु के साथ मिश्रित होते हैं, क्योंकि उसके कण उच्च चाल से गतिमान होते हैं, जिसके कारण गुरुत्व बल को कम करने या उसे समाप्त करने के लिए और वायु से भरे हुए जार में ऊपर जाने के लिए उनमें पर्याप्त गतिज ऊर्जा होती है। विसरण का ये जो प्रक्रिया है ये हमें द्रव्य की या पदार्थ की प्रकृति के बारे में हमें दो निष्कर्ष प्रदान करती है। पहला निष्कर्ष ये कि द्रव्य या पदार्थ नन्हे नन्हे कणों, बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, और दूसरा निष्कर्ष ये कि द्रव्य के कण निरंतर रूप से गतिमान रहते हैं। और एक और प्रयोग हम इस बारे में करते हैं जो कि जल में पराग कणों की गति का प्रयोग है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पराग कण क्या है। इनको इंग्लिश में पॉलिन्स कहते हैं, पॉलिन ग्रेन। ये फूलों के जो पुष्प होते हैं उनके नर अंग से निकले हुए पीले रंग के बहुत बारीक कण होते हैं। पराग में परागकण नाम का सूक्ष्मदर्शी से देखने पर बहुत बारीक कण, बहुत हल्के कण हमें दिखाई देते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये सबसे पहले 1827 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने
पानी में बहुत ही छोटे पराग कणों को निलंबित किया। मैंने उनको डाला पानी में और उसमें एक छोटी सी पानी की बूंद को सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखने पर उन्होंने देखा कि जो पराग कण थे वे अनियमित तरीके से, बहुत तेज़ी से, टेढ़े-मेढ़े तरीके से पूरे उस पानी की बूंद में, उस पानी में बहुत तेज़ी से गति कर रहे थे या इधर-उधर जा रहे थे। इस चीज़ को उन्होंने, इस प्रयोग को आगे बढ़ाया और आगे उन्होंने इसको ये देखा कि यदि पानी का तापमान ज़्यादा होता है, यानी अगर हम गर्म पानी लेते हैं तो वो कण और तेज़ी से गति करते हैं, और ज़्यादा गर्म पानी लेने पर और तेज़ी से गति करते हैं, और ठंडा पानी लेने पर उनकी गति कम होती है। तो इस प्रयोग से जो है कुछ बातों का पता चलता है कि जल बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना हुआ है जो बहुत तेज़ी से गतिमान है, माने इधर उधर भागते हैं। और जल के अणु स्वयं भी सूक्ष्मदर्शी के नीचे नहीं दिखाई देते क्योंकि वे अत्यधिक छोटे होते हैं। और परागकण क्या है? परागकण जल की सतह पर गति करते हैं क्योंकि वे जल के तीव्र गतिमान कणों के द्वारा निरंतर टक्कर खाते रहते हैं। क्योंकि पानी के कण बहुत छोटे कण में दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो हैं और वो उन पराग कणों को लगातार टक्कर मारते हैं, इसलिए वो परागकण इधर उधर भागते हैं, अनियमित रूप से वे गति करते हैं। जबकि हमें पानी के कण नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पराग कणों की गति से हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि पानी में कोई ना कोई कण है जो तेज़ी से उन पर टकरा रहे हैं, जिनके कारण परागकण गति कर रहे हैं। जल के ये अत्यंत छोटे जो अदृश्य कण थे और जिनके कारण जो दृश्य कण हैं यानी पराग कण हैं दिखाई देने वाले, इनकी जो बेतरतीब गति है, इस गति को उन्हीं वैज्ञानिक के नाम पर ब्राउनियन मोशन या ब्राउनी गति नाम दिया गया, रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर, जिन्होंने इस घटना को सबसे पहले देखा था। इस ब्राउनी गति को गैसों में भी देखा जा सकता है। अब हम आगे चलते हैं। पदार्थ या द्रव्य के कणों के क्या अभिलक्षण हैं? इनके कुछ अभिलक्षण हैं कि द्रव्य के कण अत्यधिक छोटे होते हैं। इसको हम एक प्रयोग के माध्यम से पता लगा सकते हैं। कैसे? इस प्रयोग में हम क्या करते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट जो एक प्रकार का पदार्थ है, इसके हम बहुत छोटे छोटे 2 या 3 क्रिस्टल लेते हैं और एक बीकर में 100 मिलीलीटर जल लेते हैं, उसमें उन्हें घोल लेते हैं। घोलने के बाद हम देखते हैं कि इसका एक बैंगनी रंग का हमको एक विलयन प्राप्त होता है। फिर इसको हम क्या करेंगे, पहले बीकर से पोटेशियम परमैंगनेट के गहरे बैंगनी विलयन के 10 ml लेंगे और इसे तनु करने के लिए दूसरे बीकर में 90 ml जल रखेंगे और उस 90 ml जल में ये 10 ml पहले वाले बीकर का मिला देंगे। इस प्रकार के हम दूसरी बार करेंगे, इस प्रकार हम तीसरी बार करेंगे, इस प्रकार हम चौथी बार करेंगे, इस प्रकार हम पांचवी बार करेंगे और इसको हम डाइल्यूट यानी तनु करते जाएंगे। तो इससे हम क्या देखेंगे कि हम जितनी बार भी इसे तनु करते हैं फिर भी इसका जो पानी होता है वो रंगीन रहता है। भले ही उसका रंग धीरे धीरे हल्का होता जाता है और लास्ट में हमें हल्का गुलाबी रंग प्राप्त होता है, लेकिन इससे हम देखते हैं कि वो रंग उसमें उपस्थित है। इस प्रयोग से हमें क्या पता चलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के छोटे छोटे 2 या 3 नन्हे क्रिस्टल पानी के एक बड़े आयतन को रंग प्रदान कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि क्रिस्टल जो है अपने आप ही दसियों लाखों छोटे छोटे कणों से जिनसे बना हुआ है उसमें टूट जाता है और फिर वो पानी के कणों के बीच में जो खाली स्थान है वहाँ बैठ जाते हैं, जिससे कि पानी के पूरे आयतन को वो रंगीन कर देता है। इससे पता चलता है कि ये कण बहुत ही छोटे होने चाहिए, तभी ये इस प्रकार फैल सकते हैं। दूसरा अभिलक्षण है कि द्रव्य के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। इन रिक्त स्थानों को देखने के लिए भी हम एक प्रयोग कर सकते हैं। वो प्रयोग क्या है? उस प्रयोग में हम क्या करेंगे कि एक
100 मिलीलीटर पानी लेंगे एक बीकर में, और उसमें 50 ग्राम चीनी को हम मिला देंगे, घोल देंगे उसे हम कांच की छड़ की सहायता से। तो जिस बीकर में हमने पानी लिया था उस बीकर में हम एक निशान लगा देंगे जहाँ पर पानी का तल होगा, और फिर हम दूसरे बीकर में चीनी जिसमें घोलेंगे, दूसरे बीकर में नहीं, फिर हम उसी बीकर में जिसमें चीनी घोलेंगे, तो चीनी घोलने के बाद हम देखेंगे कि चीनी इसमें गायब हो गई है, अदृश्य हो गई है। लेकिन इसमें वो चीनी डालने के बाद भी हम देखेंगे कि इसका जो तल था जहाँ पर हमने निशान लगाया था ये नहीं बढ़ता, जबकि 100 ml वो पानी था और 50 ग्राम वो चीनी थी। तो चीनी को उस पर डालने पर उसका निश्चित रूप से आयतन बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि पदार्थ की इसमें मात्रा बढ़ रही थी, लेकिन नहीं, इसमें चीनी गायब हो जाती है। तो इसमें चीनी गायब क्यों होती है? क्योंकि जो जल है वो बहुत छोटे कणों से मिलकर बना है और उन कणों के बीच में खाली स्थान है, और चीनी जो बहुत छोटे कणों से मिलकर के बनी है, चीनी के वे छोटे कण पानी के उन खाली स्थानों पर जा कर के अपना स्थान बना लेते हैं, उनमें वो छुप जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जल जो है वो द्रव है, और द्रव में जो कण होते हैं आपस में या अणु होते हैं, वे आपस में सुदृढ़ रूप से बंधित नहीं होते, यानी कि उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होते उनके बीच में, इसलिए उनके बीच में कुछ ना कुछ खाली स्थान होता है, और उस खाली स्थान में दूसरी चीज़ आ जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। अब हम दूसरा एक जो इसका और अभिलक्षण है इसके बारे में चर्चा करते हैं कि द्रव्य के कण लगातार गतिमान रहते हैं। इसको हमने जो है पहले भी देखा है। इसका सबसे अच्छा जो प्रमाण है वो ये है कि विसरण और ब्राउनी गति, इन दोनों के अध्ययनों से हमें पता चलता है, जिसका हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि ये इनके कण लगातार गतिमान रहते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे कोई पूजा घर या आपके घर में कोई कमरा है, उस कमरे में एक कोने में आप अगरबत्ती चलाते हैं, कमरे में पंखा नहीं चल रहा है, हवा नहीं चल रही है कमरे में, तब भी आप देखते हैं कि दूसरे कोने में उस धूप बत्ती की या अगरबत्ती की गंध तुरंत दूसरा व्यक्ति महसूस कर सकता है। या किसी ने उस कमरे में परफ्यूम छिड़का एक कोने में, तो दूसरे कमरे में उसकी स्मेल हमें आ जाती है। या माना बात आपकी रसोई में गैस, कुकिंग गैस जो है, एलपीजी गैस, वो लीक हो रही है, तो आपको रसोई के बाहर या उस रसोई के कमरे में ही तुरंत पता लग जाता है कि गैस की गंध आ गई, यानी गैस लीक हो रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगरबत्ती से जलने से जो गैस उत्पन्न होती है उसके कण सभी दिशाओं में तीव्रता से गति करते हैं, क्योंकि पदार्थ के कण गति करते रहते हैं और वो तेज़ी से गति करते हैं, तो एक भाग से दूसरे भाग में तुरंत पहुंच जाते हैं, और जब वे हमारी नाक के पास पहुंचते हैं तो हमें उनकी सुगंध, हम उनकी सूंघ सकते हैं। ऐसे ही हम कॉपर सल्फेट, एक नीले रंग का पदार्थ है, इसको हम देख सकते हैं, उसके नीले क्रिस्टल होते हैं। इसको हम किसी पानी के बीकर में रखते हैं और उसकी तली में रखते हैं। कुछ देर बाद हम उसको हिलाते नहीं हैं, लेकिन तब भी हम देखते हैं कि पूरा पानी थोड़ी देर बाद नीला हो जाता है। इससे हम समझ सकते हैं कि जो कॉपर सल्फेट के बहुत छोटे सूक्ष्म कण रहे होंगे, उनमें कोई गति हो रही होगी, और उस गति के कारण वे पूरे पदार्थ में फैल गए, पूरे द्रव में फैल गए। ये विसरण की घटना है, डिफ्यूजन, लेकिन ये साथ साथ यह बताती है कि पदार्थ के कणों में लगातार गति होती है। इस चीज़ को हम, इस गति को हम ब्राउनियन गति, जो हमने पराग वाली गति थी उसको भी देखा, उसमें भी देखा था। और एक और प्रयोग हम अपने घर में अक्सर देखते होंगे कि यदि एक बंद अंधेरा कमरा है और कहीं से धूप आ रही है, रोशनदान या खिड़की से कोई छेद है, कोई झिर्री है, उसमें से धूप आ रही है, तो वो किरणें हमको अंदर आती हुई दिखाई देती हैं। उन किरणों के बीच में हमें धूल के कण दिखाई देते हैं। तो आपने देखा होगा कि क्या वे धूल के कण रुके हुए रहते हैं? क्या वे धूल के कण स्थिर रहते हैं? नहीं, वे धूल के कण लगातार इधर उधर गति करते रहते हैं। आप किसी एक कण को गौर से देखेंगे तो वो एक ही दिशा में नहीं बल्कि अनियमित गति करता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वायु के जो कण हैं वो लगातार गति कर रहे हैं और वो उन छोटे छोटे धूल के कणों से टकराते हैं, जिसके कारण धूल के कण अपनी
दिशा बदल लेते हैं और इधर उधर लगातार गति करते रहते हैं। तो इससे हमको स्थापित होता है कि पदार्थ छोटे छोटे जो कणों से मिलकर बना है वे लगातार गति करते रहते हैं। नंबर 4 है कि द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। द्रव्य के जो कण हैं वे आपस में एक ताकत, एक बल के कारण आपस में जुड़े हुए रहते हैं। उसको ससंजन बल या कोहेशन फोर्स कहते हैं। आप देख सकते हैं कि तरह तरह के ठोस देख सकते हैं आप, जैसे चौक है, एक कील है, एक लकड़ी है, एक थर्मोकोल है, कागज़ है। इनको अगर हम तोड़ेंगे तो प्रत्येक जो हमारे पास है ये सब ठोस पदार्थ हैं, लेकिन प्रत्येक जो है एक जैसा नहीं टूटता है। कोई टूटता है, कोई नहीं टूटता। लकड़ी का टुकड़ा मुश्किल से टूटेगा, चौक का टुकड़ा आसानी से टूट जाएगा और लोहे का टुकड़ा हमसे बहुत ताकत लगाने के बाद भी नहीं टूटेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच आपस में एक बल होता है जिसके कारण वे आपस में चिपके हुए रहते हैं, एक दूसरे को आकर्षित किए हुए रहते हैं। और ये सभी में अलग अलग होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। गैसों में ये बल बहुत कम होता है जिसके कारण इनके कण आपस में बहुत ढीले होते हैं और वो एक दूसरे को छोड़ करके दूर चले जाते हैं। जो द्रव होते हैं उनमें ये बल होता है, लेकिन गैसों की तुलना में अधिक होता है और ठोसों की तुलना में द्रवों में ये बल कम होता है और ठोस पदार्थों में ये बल ज़्यादा होता है। इसका एक और प्रयोग से आप देख सकते हैं इसका सबूत कि अगर हम हाथ को हवा में, जैसे कराटे वाले को आपने देखा होगा कि कराटे एक्सपर्ट जिस तरह से अपना हाथ कराटे के लिए चलाता है, उसी तरह से अगर आप अपना हाथ को हवा में चलाएंगे तो आप देखेंगे कि हवा में आपका हाथ आसानी से घूम जाता है, यानी कि हवा को आपका हाथ काट पा रहा है। उसी तरह का कराटे अगर आप पानी की बाल्टी में मारते हैं तो आप देखेंगे कि आपका हाथ पानी में भी आसानी से चला जाता है, लेकिन उसमें हल्की सी छपाक की आवाज़ आती है, यानी हवा में कोई आवाज़ नहीं आई थी और पानी में एक हल्की सी आवाज़ आई। इसी तरह से अगर आप एक आटे से भरा हुआ ड्रम है, उसमें ठीक उसी प्रकार से कराटे की तरह आप हाथ को मारते हैं तो उसमें भी आपका हाथ अंदर गति करेगा, लेकिन उतनी आसानी से नहीं करेगा। और अगर आप बर्फ़ की सिल्ली या एक लकड़ी के टुकड़े पर इसी तरह से अपने हाथ को मारते हैं जिस प्रकार से आपने हवा में मारा था, तो आप देखेंगे कि आपका हाथ बिल्कुल भी उसके अंदर गति नहीं करेगा, बल्कि आपके हाथ को उल्टा चोट लगेगी। तो इससे क्या पता चलता है कि हवा के कण जो हैं वो आपस में एक कमज़ोर बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं और हमारा हाथ या कोई भी चीज़ उनके बीच में गति कर सकता है। द्रव यानी पानी, उसमें ये बल कम होता है और ठोस में ये बल अधिक होता है, जिसके कारण उन कणों को एक दूसरे से दूर करना कठिन होता है। इस बल का एक उदाहरण आप देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि अरबी के पत्ते या बहुत सारे पत्तों पर पानी की बूंदें, सुबह के समय में कुछ पानी की बूंदें चमकदार मोती की जैसी चमकती हैं। आप किसी पत्ते में 2 बूंदें रखिए और उन बूंदों को पत्ती को सरका करके, पत्ती की आप हाथ नहीं लगाएंगे उनमें, पत्ती की मदद से आप उन 2 बूंदों को पास पास लाने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि जब ये 2 बूंदें आपस में बहुत पास होती हैं तो वे एकदम से एक दूसरे में समा जाती हैं, एक दूसरे को खींच लेती हैं, यानी कि उनके बीच में आपस में जो बल होता है वो एक दूसरे को पास खींच लेता है और वो मिल करके एक बूंद बन जाती हैं। इस प्रकार से हमने जो अभी तक पढ़ा है उसके आधार पर क्या हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं कि पदार्थ क्या है, और कुछ पदार्थों के उदाहरण दीजिए। पदार्थ के क्या अभिलक्षण हैं, और अगला कि कोई 2 प्रक्रियाएं ऐसी बताइए, कोई 2 उदाहरण दीजिए जिससे पता लगता है कि द्रव्य के कण गति करते हैं। एक और प्रश्न का उत्तर क्या आप दे सकते हैं कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जल में निलंबित पराग कणों की गति का अध्ययन किया था, और इस घटना को, ये जो मोशन था जो उसने देखा पराग कणों को गति करते हुए, इस गति को क्या नाम दिया गया है। और एक और प्रश्न कि अपने शब्दों में आप वर्णन करेंगे कि नमक को जल में घोला जाता है तब क्या होता है, यानी कि वो नमक गायब हो जाता है। इस प्रक्रिया को आप अपने शब्दों में बताएंगे।
और एक और प्रश्न का जवाब आप दीजिए, अपनी कॉपी में आप लोग लिखेंगे इन सभी प्रश्नों के जवाब उत्तर, कि समझाइए कि जब हम अपनी हथेली से हवा को मारते हैं तब वह आसानी से कट जाती है, परंतु अगर हम किसी लकड़ी की तख्ती को काटना चाहें उसी तरह से अपनी हथेली से, तो हमारे हथेली पर चोट लग जाती है, लेकिन उस लकड़ी पर हमारी हथेली नहीं चलती। तो ऐसा क्यों होता है? तो इन कुछ प्रश्नों के उत्तर आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद उसकी फ़ोटो आप सेंड करेंगे और उसके बाद हम इस पाठ में आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।